आज पहले मैं घुटनों से चलती थी तो पत्थर मेरे पैरों में चुभते थे, कांटे मेरे पैरों में चुभते थे, मेरे कपड़े फटते थे। और जब व्हीलचेयर मिली तो मैं अपने हाथों से चलाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे तो पैर बन गए, मेरे को तो उड़ने की शक्ति आ गई है, अब मैं इससे भाग भी सकती हूँ। क्योंकि व्हीलचेयर में थोड़ा सा भी पुश करती हूँ तो तेज दौड़ती है। और स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं व्हीलचेयर से रेस से, और डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ व्हीलचेयर रेस में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्हीलचेयर में आते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंखों को उड़ान मिल गई। ये है निर्मला मेहता। पैर से चलने में इन्हें थोड़ी दिक्कत है तो व्हील चेयर का सहारा लेती हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्मिक हैं और इस वक्त रिसेप्शन पे वो बैठती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जानकारी के लिए, तो लंच का थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे साथ स्टूडियो में आई हैं क्योंकि आज एक खास मौका है इंटरनेशनल हैंडीकैप डे का, और इस बहाने हम बहुत सी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है जो कि दूरस्थ शिक्षा और संस्कृति पर काम करता है। निर्मला ने बहुत झंझावत, बहुत तकलीफें, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। अपने जीवन की इन कठिनाइयों को वो बयां नहीं करती हैं ताकि उनका मनोबल कमज़ोर न हो जाए, वो भावुक न हो जाएं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बयां करती हैं। तो आज हम बात करते हैं निर्मला से। निर्मला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस दिन की। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने आज मुझे बेस्ट विशेष दी, जो कि एक दिव्यांग दिवस है। दिव्यांग दिवस का मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कुछ अलग से, जैसे कि दिव्यांग, जैसे कि दिव्य, और साल में एक बार हमें इस नाम से जाना कि दिव्यांग दिवस है और शुभकामनाएं देना। इट्स मीन कि हम बहुत खास हैं और हमें जो शुभकामनाएं दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारी जो आयु दीर्घायु हो। तो मैं आपकी शुभकामना को स्वीकार करती हूँ। निर्मला, कैसा महसूस करते हो आप? कई तरह के लोग हैं सोसाइटी में, कई लोग तो ज़्यादा प्रेम के भाव के साथ देखते हैं, काफ़ी स्नेह देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई लोग बड़े हेय दृष्टि से भी देखते हैं या फिर लाचारगी की दृष्टि से देखते हैं। तो लाचार होना, लाचारगी भरी निगाहों से देखना, क्या इसे आप कबूल कर पाते हो या क्या फीलिंग आपको उसमें आती है? देखिए, दिव्यांगता के बारे में आपसे यही कहना चाहूंगी। दिव्यांग होना, अब आप पहले जैसे कि कुछ लोग कह देते हैं कि अरे इसके पूर्व के जन्म पूर्व के कर्म कुछ खराब रहे होंगे, इसलिए इसको इस जन्म में ये हालत मिली है कि इसे भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में आपको। लेकिन उस समय मैं सोचती हूँ कि मैं भोग रही हूँ या मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी जीने में बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा टाइप में आता है। क्योंकि जहाँ पे 100 लोग होते हैं, 100 लोगों में मुझे अलग सी पहचान मिलती है और सब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ विशेष हूँ शायद। और कुछ लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहती हो, आप क्या करती हो, काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं मेरे बारे में जानने के लिए। तो उस समय मैं सोचती हूँ कि मेरे पूर्व के जन्म नहीं, ये मेरे शायद माँ बाप के अच्छे कर्म हैं कि मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है और मेरा सबसे अलग एक पहचान है जिससे लोग मुझे जान रहे हैं। और रही आपने कि निर्मला अपनी पहचान बनाई भी है, क्योंकि आप पैरा बैडमिंटन खेलती हैं, आप कई सारे मेडल लाई हैं, तो आपकी एक पहचान भी है जो आपने खुद बनाई है, मुझे लगता है। और इसके अलावा निर्मला, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आप समाज में जाते हो? कई बार चुनौतियां भी होती होंगी, जैसे आप व्हील चेयर में जाते हो, संभव नहीं है सड़कों में व्हील चेयर में चल पाना, तो जब आप गाड़ी में बैठते होंगे तो गाड़ी वाले कई बार लिफ्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की हैं अभी तक? देखिए, व्हीलचेयर के साथ चलना थोड़ा बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम अगर मन से ठान लेते कि ये हमारे पैर हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि हमारे पैर हमारे साथ हैं। और हमें थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती है रोडवेज में या फिर प्राइवेट बसों में, क्योंकि वो बोलते हैं आपके साथ व्हीलचेयर है तो इसमें जगह नहीं हो पाएगी। उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय सोचती हूँ कि अगर दिक्कतें मेरे सामने नहीं आएंगी तो मैं मजबूत कैसे बनूंगी। तो मैं उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि जब तक दिक्कतों को सामना नहीं करूंगी तो मुझे खुशी का अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपने कहा कि दिक्कतों का सामना नहीं करूंगी तो मजबूत कैसे बनूंगी, है ना? आपको लगता है कि हम जो तमाम सारे जो सो कॉल्ड सक्षम लोग हैं, जो तो हमारी अपेक्षा, आपको लगता है कि आप लोग, आपकी बिरादरी के तमाम सारे लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ऐसा आपका मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नाम ही हमारे साथ है जो पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन जब एक नाम है जो दिव्यांग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम
अक्षम नहीं है, हम सक्षम हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विल पावर होती है वो ज़्यादा आ चुकी होती है, क्योंकि हम बचपन से ही ये सब चीज़ झेलते कहो या फिर फेस करते हुए कहो आते हैं, तो हमारा दिल काफ़ी मजबूत हो गया होता है और हमें फिर ऐसा नहीं लगता है कि सक्षम है और अक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक समान हैं। बिल्कुल। निर्मला, बचपन का क्या कोई वाकया था, क्या बाय बर्थ इस तरह का दिक्कत थी या बाद में ये सब हुआ? नहीं, बाय बर्थ नहीं थी, मेरा जन्म सामान्य हुआ था। जैसे एक सामान्य बच्चा घर पे पैदा होता है वैसे ही मेरा जन्म हुआ था। घर की सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ। तो मुझे 1 साल के बाद फीवर हुआ था। फीवर में इंजेक्शन लगाने की वजह से मुझे पोलियो हो गया था। तो उस समय इतनी जानकारी नहीं होती थी, जैसे आज के समय में आप कोरोना को ले लीजिए। कोरोना एक वायरल जैसा चला और सबको फैलता जा रहा है, तो वैसे ही उस समय पोलियो के बारे में लोग जागरूक नहीं थे। अब स्टार्टिंग में हम कोरोना के बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन अब हम जागरूक हो गए हैं, अपना बचाव करते हैं तो कोरोना से बचाव होता है। कुछ लोग फिर भी कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं क्योंकि बचाव नहीं हो पाता है। ऐसे ही पोलियो था, जिन लोग जागरूक हो गए वो पोलियो से बच गए, जो जागरूक नहीं हो पाए तो पोलियो हो गया। तो मैं नहीं मानती हूँ कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म है या हमारे माँ बाप की कर्म है। मुझे ऐसा लगता है ये भी एक वायरल ही था। बिल्कुल। तो बचपन में ही, यानी कि 1-2 साल की आप रही होंगी, जी। तभी आप पैर से आपका चलने में दिक्कत होने लगी। तो 35 साल की उम्र आपने बिता दी है, क्या क्या चुनौतियां फेस की जब बचपन में थी? स्कूल जाती होंगी, स्कूल आपने नॉर्मल बच्चों के साथ में पढ़ा होगा क्योंकि पैर से ही आपका थोड़ा सा दिक्कत है, तो तब क्या क्या चीजें फेस करती थी? कुछ अगर आप रिकैप करना चाहें, अपनी पुरानी यादों में जाना चाहें। स्कूल मेरे साथ वाले कभी पीठ में रख के ले जाते थे और कभी साइकिल में ले जाते थे। तो मैं हफ्ते में एक दिन स्कूल जाती थी। कि बचपन में मैं काफ़ी शाय टाइप की थी, क्योंकि सबको चलते हुए देखती थी और मैं बैठे रहती थी। मैं चाह कर भी उठ करके चल नहीं पाती थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था शायद मैं डिफरेंट हूँ और मैं चल क्यों नहीं पाती। तो मुझे मेरे अंदर एक गलानी टाइप की थी कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं दौड़ भाग नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे क्लास एक इधर से उधर जाते थे बच्चे कॉपी किताब लेके, तो मैं नहीं चल पाती थी। तो मैं इसलिए अवॉइड करती थी, अपने स्कूल को जाने से बचने की कोशिश करती थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई तो मेरी समझ बढ़ती गई कि नहीं, मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं कुछ अलग ही हूँ। अलग का मतलब कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ। मैं इन सबको ये जैसे हैं इन सबसे ऊपर इसलिए हूँ कि मेरे साथ लोग सभी हैं, सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो ये लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद मेरे अंदर ये समझ आ गई थी, इसलिए फिर मैंने बढ़ना स्टार्ट करा। फिर मैंने अपना इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन बाजपुर से करा और फिर पीजी मैंने काशीपुर से करा और मैंने बीएड मेरठ से किया। फिर मैंने स्पेशल बीएड अब मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ। ओह, यानी कि आप पढ़ रही हैं लगातार। जी। स्पोर्ट्स में निर्मला आप रही हैं बहुत अरसे तक। कौन कौन से गेम आपने खेले हैं और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है स्पोर्ट्स का? इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मैंने नेशनल में मेरे पैरा बैडमिंटन की 5 मेडल हैं। और एक्सपीरियंस यही होता है, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए आपको नाकामी भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा नाकाम रहेंगे। जब फर्स्ट टाइम मैं भी नेशनल खेलने गई थी, उसमें मेरे पास कोई मेडल नहीं था। इवन मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद बैडमिंटन रैकेट पकड़ा था। लेकिन फिर जब मैंने पहली बार खेला तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं नेक्स्ट टाइम पूरी तैयारी से आऊँगी तो मुझे मेडल मिलेगा, और हुआ भी यही। मैंने फिर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद मैं खेलने गई तो मुझे मेडल पड़ा और मेरा मनोबल बढ़ते गया। तो साथियों, मैं यही कहूँगी कि आप जो भी ज़िंदगी जीते हैं उसे एक एम बना के चलिए कि हमें विफलता भी मिलेगी लेकिन हमें सफलता प्राप्त करनी ही है। तो निर्मला, आपने कहा कि 5 मेडल आपने जीते हैं, वो किस किस तरह के मेडल हैं और कहाँ कहाँ से आपने हासिल किए? मेरे ये नेशनल के मेडल हैं। मैं पहले जब बनारस खेलने गई थी उससे मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल पड़े थे, जो कि मेरा एक पैरा बैडमिंटन में व्हीलचेयर 1 कैटेगरी मेरी है। हमारी कैटेगरी होती है व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर 1 और व्हीलचेयर 2, जिनका पूरा लोअर पार्ट बिल्कुल डैमेज का हो या फिर बिल्कुल भी काम ना करने वाला बोलो, उसे व्हीलचेयर 1 बोला जाता है। और जिसका थोड़ा बहुत काम करता है उसे व्हीलचेयर 2 बोला जाता है। जैसे कि जिसका एक लेग काम करता है या फिर थोड़ा बहुत कमर की हड्डी जो बोलते हैं स्पाइनल, वो काम करता है तो उसे व्हीलचेयर 2 बोला जाता है। तो मैं व्हीलचेयर 1 में हूँ क्योंकि मेरा लोअर पार्ट और स्पाइनल उतना काम नहीं करता है। तो मेरा इसमें व्हीलचेयर 1 में ब्रॉन्ज मेडल था सिंगल में, और डबल्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद मेरा उत्तराखंड में ही हुआ हमारा नेशनल, जो कि रुद्रपुर में हुआ। इसमें मेरा 1 गोल्ड और 2 सिल्वर हैं, जो कि गोल्ड मेरा गर्ल्स वुमेन्स में वुमेन्स डबल में गोल्ड मेडल है, और सिंगल में सिल्वर, और मिक्स डबल में फिर से सिल्वर मेडल है। Okay. और उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेलने गई थी, जो कि थाईलैंड में हुआ था।
और वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस ही रहा है, क्योंकि मैं देख के आई हूँ कि कैसे कैसे कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल में, और हमें इंडिया के तौर पे, जो कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ, मुझे कितनी तैयारी करनी है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो मैं इसी उम्मीद से या फिर इसी कॉन्फिडेंस से जाऊँगी कि मैं अपनी इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ। जी, इसके अलावा मलेशिया में भी आप गई? मलेशिया गई थी, मैं सिटिंग वॉलीबॉल खेलने गई थी, वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस ही था। ओके। जब आप इंटरनेशनल यात्राएं आपने की, हेलीकॉप्टर में आप बैठी होंगी, हवाई जहाज में बैठी होंगी, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, क्या आप लोगों के लिए इतना कंफर्टेबल आपको फील कराया जाता है कि आप जा सकें व्हील चेयर लेकर? व्हील चेयर हम जब लेके जाते हैं, हमें वहाँ पर से मिल जाते हैं, स्कॉट मिल जाते हैं हमारे साथ व्हील चेयर के लिए, लेकिन जो फ्लाइट के अंदर है हम व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते हैं। उस समय हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी और ठंड बहुत हो गई थी, तो मुझे वॉशरूम जाना था, और वॉशरूम जाने के लिए मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं विदाउट व्हील चेयर थी। तो मुझे वहाँ पे एयर होस्टेस से बोलना पड़ा कि प्लीज़ मुझे आप गोद में उठा के मुझे वॉशरूम लेके जाइए। तो मुझे एयर होस्टेस गोद में उठा के वॉशरूम लेके गई थी। तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी कि आप लोग वहाँ पर बाहर जा पाएँ? ना, ऐसी मतलब कोई गोद में सुविधा नहीं। उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? नहीं, कोई विकल्प नहीं था। तो काफ़ी चीज़ें आपने फेस की हैं। आप याद नहीं कर पा रही हैं उन चीज़ों को, क्योंकि आप अच्छे पक्ष को दिखाना चाहती हैं। मैं अ, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी तो शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी कि हाँ, मैंने ये भी प्रॉब्लम देखी, मैंने वो भी देखी। तो मैं जो प्रॉब्लम है उसे कट ऑफ कर देती हूँ अपनी लाइफ से। जो भी मेरे पास पॉजिटिव होता है मैं उसे याद रखती हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव से मेरे फेस में स्माइल आती है और मुझे लगता है कि हाँ, मैंने ये अच्छा किया, मेरे साथ ये अच्छा, मुझे इतने अच्छे लोग मिले। तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही याद करती हूँ, और जो बुरी चीज़ें होती हैं उनसे मैं जैसे आज कोई दुर्घटना घटेगी तो मैं आज के आज उस दुर्घटना को भूल जाऊंगी। निर्मला, बचपन आपका काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है। आपने गाँव में, घर में काम भी खूब किया है, अपनी माँ का हाथ बटाया है। आप शायद दांतों से पकड़कर बाल्टी पानी की भैंसों को, गायों को पानी दिया करती थी। तो कुछ किस्सा अगर बचपन का थोड़ा सुनाना चाहें? हमारा मिट्टी का घर हुआ करता था गांव पे, और मेरी मम्मी चारा काटने जाती थी जानवरों के लिए, हम्म, और मेरे पापा कभी जंगल जाया करते थे। हम्म, तो कुछ जानवर घर पे रहते थे। तो एक दिन मम्मी को देर हो गई कि शायद उसे चारा पास में नहीं मिला, क्योंकि दूसरों के खेतों में या जंगलों में ऐसे जाना पड़ता था चारा काटने, हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो मैंने देखा जानवरों को काफ़ी धूप लग गई है और वो प्यासे हैं। तो बहुत देर तक मैं सोचती रही कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ और कैसे मैं इनकी प्यास बुझा सकती हूँ। बहुत देर सोचने के बाद मैंने किचन में गई और एक बाल्टी ली। बाल्टी, क्योंकि मैं घुटनों से चलती थी उस समय, व्हीलचेयर से भी नहीं चलती थी। तो बाल्टी का जो पकड़ने वाला होता है हैंडल, मैंने वो अपनी गर्दन में फंसाया और उठा के मैं अपने नल बोलते हैं गाँव में, जो कि हैंड पंप होता है, वहाँ पर लेके गई। उसे चलाया, उसे भरा। भरने के बाद फिर मैंने अपने गर्दन पे फंसाया। फंसाने के बाद मैं जानवर तक लेके गई। तो वो जब उसे पानी को पी रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस दर्द से ज़्यादा इस जानवर की प्यास बहुत ज़रूरी है, ओह, क्योंकि दर्द तो मिट सकता है लेकिन प्यास से अगर ये कहीं कुछ हो जाएगा तो शायद मैं इसकी जान नहीं बचा सकती हूँ। तो ओह, मैं फिर धीरे 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 अपनी गर्दन को मजबूत करती गई, और मम्मी के आने तक मैं जानवरों को पानी देना, और जो कि गोबर होता है जिसे गंदगी में भी बोलते हैं लेकिन गोबर ही हम गांव पे बोलते हैं, जी, उसे झाड़ू से साफ करना, और थोड़ा बहुत घर की लिपाई पुताई करना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में काफ़ी शौक भी था। और मैं अपनी माँ का हाथ भी बटाना चाहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी को दिहाड़ी मजदूरी करने भी जाना पड़ता था। जी, तो ऐसे मैं मम्मी का अपना हाथ बटाती थी, कभी कभी खाना भी बना देती थी। खाना बनाना नहीं आता था बचपन में मुझे, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे खाने में हमेशा सपोर्ट किया। नमक नहीं भी होता था तो बोलती थी, बेटा खाना बहुत अच्छा है लेकिन तू आज नमक डालना भूली है। और कभी तेल कच्चा रहता है, बोलती थी तूने खाना बहुत अच्छा बनाया, थोड़ा सा तेल को और पकाना। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और धीरे धीरे मेरी माँ मेरे बनाए हुए खाने को बहुत स्वाद बताती थी। तो मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि अच्छा, मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, मैं कल और भी अच्छा बनाऊंगी। करते करते मैं आज की डेट में खाना अच्छा बना लेती हूँ। शायद आप लोग खाएंगे तभी बता पाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो निर्मला, मम्मी पापा को कैसा आज महसूस होता है? आप इतना आपने स्पोर्ट्स के गेम खेले हैं, इंटरनेशनल तक आप गई हैं, शादी आपकी हो चुकी है, शादी का मैंने जिक्र नहीं किया, अभी आपकी शादी हुई है और बहुत एक अच्छा जीवन साथी आपको मिला है। थोड़ा सा बताना चाहें अपने जीवन साथी के बारे में, मेरे और कितना चैलेंजिंग होता है शादी जैसे जो अवसर होते हैं आप लोगों के लिए? चैलेंजिंग
जब हम शुरुआती तौर पे थे तो उस समय तो शायद शादी के बारे में सोचना हमारे सपने तक भी नहीं था, क्योंकि कभी शादी होगी ऐसा हम नहीं सोचते थे। क्योंकि एक नॉर्मल लड़की के लिए भी कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि लड़की घर का कामकाज कर लेती है, लड़की क्या काम करती है, या फिर लड़की जानवरों का काम कर लेती है, या लड़की अंदर का पूरा काम जानती है। तो जैसे कि हम फिजिकली हैंडीकैप हम बोलेंगे अपने आप को, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है शादी का शब्द। लेकिन मेरे माँ बाप ने ये आस छोड़ दी थी कि उनकी बेटी की शादी होगी। वो ये कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो एक मेरा बड़ा बेटा, मेरी बेटी है, मेरा जो भी है घर का है वो तीनों में रहेगा। तो मेरे भाई भी मुझे बोलते थे कि ये हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि उन्होंने भी कभी लड़की के नज़रिए से नहीं देखा। और इतना शादी के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि चैलेंजिंग है, दूसरे घर का लड़का, पता नहीं इसको अपने साथ लेके जाएगा और इसकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं समाज में जाती गई, बढ़ती गई, खेलती गई, और जैसे कि उत्तराखंड स्त्री शक्ति अवार्ड तिलु रतौली मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि मैं स्त्री शक्ति हूँ। मुझे इसलिए अवार्ड मिला है, राज्य पुरस्कार मिला, इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड मिला। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। फिर प्रपोजल आते गए शादी के कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन किया क्यों करना चाहते, तो वो बोलते थे कि आप और लड़कियों से अलग हटके हो, आप स्त्री शक्ति हो, और आपको किस चीज़ की कमी है, आप सारे वो काम करते हो जो एक नॉर्मल लड़की भी नहीं कर पाती है। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ खास हूँ। फिर धीरे धीरे पहले मैं अवॉइड करते गई शादी को, मुझे लगा कि नहीं अवॉइड करते, लेकिन फिर मैंने माँ बाप को देखा तो वो बोलते थे कि हमारा एक सपना है कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करें, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है, और बेटा इस धरती में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है और वो हम करना चाहते हैं। फिर ये मिल गए जिनका नाम विपिन चौहान है। मेरी किसी मतलब किसी भी नहीं, मेरी दीदी हैं, कजन सिस्टर, उन्होंने बताया कि एक लड़का है और हमने उसको तेरी कंडीशन के बारे में बताया है, तो वो तुझसे शादी करने के लिए एग्री है, एक बार तू मिल ले। जब मिली तो मैंने सब कुछ बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं ज़िंदगी भर अपने पैरों में नहीं चल पाती हूँ, और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं घर भी संभाल पाऊँगी नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने ये बोला कि आप ये मत सोचिए कि आप घर संभाल पाएंगी नहीं पाएंगी, आप ये सोचिए कि मेरे साथ सहारा है, मैं उसको डायरेक्शन भी दिखाऊंगी तो वो करेगा, क्योंकि मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी तरह एक सहारे को पाऊंगा तो शायद मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि आप काफ़ी मोटिवेशनल हो। मैं अपनी ज़िंदगी की आस मतलब सब कुछ खो चुका था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। लेकिन आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो यही कहते हैं कि आप मेरे लिए मोटिवेशनल हैं और भगवान ने मुझे आपके लिए चुना है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, और हम दोनों ऐसे खुश रहेंगे हमेशा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि एक हैंडीकैप्ड को नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक हैंडीकैप्ड ही जीवन साथी मिलता है, लेकिन एक बिल्कुल बहुत ही सपोर्ट के तौर पर आपके साथ हैं। आप दोनों को शादी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छी बात है निर्मला, क्या संदेश आप देना चाहेंगी अपने जैसे तमाम लोगों को आज के दिन के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को दूसरे से आकलन मत कीजिए, वो भी खास तौर पर उस समय कि आपको ये लगे कि ये महान है और हम कुछ नहीं है। इट्स मीन कि आप जनरल लोगों को देख करके ये मत सोचिए कि हम दिव्यांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि जो हमें जन्म मिला है वो सिर्फ हमें ही मिला है, और जो हमारा मरण होगा वो हमारे साथ ही होगा। ना हमारी कोई जिंदगी ले सकता है, ना हमें कोई जिंदगी दे सकता है। जो हमें जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, इसे ऐसे जिए कि दूसरे वाले को लगे कि ये अपनी जिंदगी में इतना खुश कैसे है, और मैं भी इसी की तरह खुश रहूं। तो मैं सभी अपने दिव्यांग भाई बहनों या फिर जो भी सामान्य लोग हैं उनसे यही कहूंगी कि जिंदगी हमको सिर्फ एक बार मिलती है, और इसको ऐसे जिए कि ऊपर वाला भी कहे कि इसको तो मैंने इन हालातों में दिया था, कष्ट दिया था, लेकिन ये कष्टों को भी अपने अवॉइड कर रहा है और ये फिर भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वो कैसे है? तो ऊपर वाले को भी सोचने में मजबूर कर दीजिए कि ये बहुत खुश है और इसका अब दुख भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि दुख तकलीफ आते रहते हैं, हमें हंसना नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी चेहरे की स्माइल बनाए रखिए, क्योंकि हमारी एक स्माइल शायद जिसके अंदर दुख भरा हो उसे भी हंसी दे दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया निर्मला, और हम भी यही कहना चाहेंगे कि तमाम हमारे उन दोस्तों को, साथियों को कि आप लोग सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा संवेदनशील लोग हैं इस धरती के। तो आप लोग हमेशा अपना मनोबल बनाए रखें और पूरा समाज आपका साथ देगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मला आज हमसे बातें करने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी,
तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है, हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारा फेसबुक पेज भी है। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं दोस्तों। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।